बॉटनी 2 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर। प्रश्न 13 मेंडलिज्म मेंडलवाद का वर्णन कीजिए। 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। ये उत्तर ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के ब्रून के एक ईसाई मठ के स्कूल में पादरी थे। यहाँ के उद्यान गार्डन में उन्होंने लगभग 8 वर्षों तक मटर एवं कुछ अन्य पौधों में लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण के अध्ययन हेतु पादप अभिजनन प्लांट ब्रीडिंग से संबंधित प्रयोगों को संपादित किया। उन्होंने लगभग 10,000 प्रयोग किए और अपने प्रयोगों के परिणामों को 1865 में ब्रून की ही प्राकृतिक विज्ञान की संस्था के सामने रखा, जिसे इस संस्था ने सन 1866 में पादप संस्करणों के प्रयोग एक्सपेरिमेंट्स ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से प्रकाशित किया, लेकिन 35 वर्षों तक मेंडल का कार्य प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सका। सन 1900 में विश्व के 3 वैज्ञानिकों ह्यूगो डी व्रीज हॉलैंड, कार्ल लॉरेंस जर्मनी एवं वान सेरमैक ऑस्ट्रिया ने स्वतंत्र रूप से अपने द्वारा संपादित अभिजनन प्रायोगिक कार्य के निष्कर्षों को मेंडल के निष्कर्षों से मिलता जुलता पाया। इन तीनों वैज्ञानिकों ने ही मेंडल के कार्यों तथा निष्कर्षों को विश्व समुदाय के समक्ष रखा, जो कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। मेंडल की सफलता के कारण। कॉजेस ऑफ मेंडल्स सक्सेस। मेंडल की सफलता के मुख्य कारण निम्नलिखित माने जाते हैं। एक, मेंडल ने सांख्यिकी का उपयोग दर्शाते हुए प्रयोगों के समस्त परिणामों का विश्लेषण किया एवं उन्हें बहुत ही सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड में सुरक्षित रखा। 2, उन्होंने पहले के वैज्ञानिकों जैसे गलती न करके मटर आइसम सटाइवम जैसे एक वर्षीय पौधे का प्रयोग के लिए चयन किया, क्योंकि मटर द्विलिंगी होता है। इसमें प्राकृतिक रूप से स्वपरागण ही होता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसके पौधे में समयुग्मजी होते हैं, परंतु परपरागण भी सुलभतापूर्वक इन मटर के पौधों में संपन्न करा लेने के कारण इन पौधों में संकरण अत्यंत सफल रहा। 3, मेंडल ने प्रारंभिक में एक लक्षण जैसे कि पौधे की लंबाई या बीज का आकार या फूलों का रंग आदि की वंशागति का ध्यानपूर्वक एवं एकाग्रतापूर्वक अवलोकन किया तथा इसके पश्चात ही 2 या अधिक लक्षणों को लेकर अध्ययन किया। 4, मेंडल भाग्यशाली भी रहे, क्योंकि उन्होंने जिन 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया उनमें से प्रत्येक के कारण भाग्यवश अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थापित रहते हैं। साथ ही उन्होंने समयुग्मजी लक्षणों का ही चयन किया और उन्हें शुद्ध कहा एवं विषमयुग्मजी लक्षणों को अशुद्ध माना। 5, चूँकि मटर के पौधे अपना जीवन चक्र अपेक्षाकृत थोड़े समय में पूर्ण कर लेते हैं, अतः लगातार कई पीढ़ियों तक का अध्ययन सफलतापूर्वक किया जा सका। 6, मटर में मेंडल ने जिन 7 गुणों को चुना उन 7 गुणों में एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी होता है और उनमें प्रभावी तथा अप्रभावी के बीच की अर्थात माध्यमिक इंटरमीडिएट अवस्था नहीं होती, जिससे कि सांख्यिकी परिकलन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आसानी से किया जा सके। मेंडल के नियम लॉस ऑफ मेंडल के संकरण प्रयोगों के निष्कर्षों को ही मेंडल का चयन नियम कहा जाता है, जो कि निम्नांकित हैं। 1, प्रभाविता का नियम। 2, पृथक्करण का नियम। 3, युग्मकों की शुद्धता का नियम। 4, स्वतंत्रता अभ्यूहन का नियम। मेंडल ने इनमें से प्रथम 3 नियमों का प्रतिपादन एक प्रसंस्करण मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्रयोग के आधार पर तथा चौथे नियम का प्रतिपादन द्विसंकरण डाइहाइब्रिड क्रॉस प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर प्रस्तुत किया। एक, प्रभाविता का नियम लॉस ऑफ डोमिनेंस। जब एक जोड़ी या 2 जोड़ी अथवा अधिक जोड़ी पर्यायी लक्षणों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के मध्य क्रॉस कराया जाता है, तब इनसे प्राप्त संततियों F1 या F2 के जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण डोमिनेंट कैरेक्टर तथा जो लक्षण छिपे हिडन रहते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। उदाहरण, कैपिटल टी एवं स्मॉल टी में क्रॉस से प्राप्त F1
कैपिटल टी स्मॉल टी में दो प्रकार के जीन्स या लक्षण साथ साथ होते हुए भी केवल प्रभावी लक्षण के गुण ही कैपिटल F1 पीढ़ी में दिखाई देते हैं। दो पृथक्करण का नियम, लॉस ऑफ सेग्रीगेशन। जब विपर्यायी लक्षणों के जोड़ों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तब ये मिश्रित नहीं होते हैं बल्कि अगली पीढ़ी में वे अलग हो जाते हैं। इसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जीन्स बिना किसी मिश्रण के पृथक या वितरित हो जाते हैं। उदाहरण, एक प्रसंस्करण के कैपिटल F2 पीढ़ी का 3:1 अनुपात यह प्रदर्शित करता है। यहाँ पर एलील्स या जीन्स का पृथक्करण हुआ है, अन्यथा कैपिटल F2 पीढ़ी में केवल एक ही प्रकार के पौधे बनते। टेस्ट क्रॉस के द्वारा इसका परीक्षण किया जा सकता है। तीन युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉस ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। मेंडल का पृथक्करण का नियम यह प्रदर्शित करता है कि कैपिटल F1 के संकर पौधों में दो लक्षणों के जीन्स या एलील्स कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं। ये दोनों लक्षण साथ साथ होते हुए भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं बल्कि युग्मकों के निर्माण के समय अलग हो जाते हैं। अतः प्रत्येक युग्मक के पास एक ही लक्षण या जीन का एलील कैपिटल टी अथवा स्मॉल टी होता है। क्योंकि इस प्रकार बने युग्मक में एक लक्षण का केवल एक ही जीन या कारक जीन और फैक्टर पाया जाता है, अतः पृथक्करण के नियम को युग्मकों की शुद्धता के नियम के रूप में जाना जाता है। 4 स्वतंत्रता अव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। द्विप्रसंस्करण के आधार पर मेंडल ने यह निष्कर्ष निकाला कि एक लक्षण की वंशागति या पितृगति इनहेरिटेंस दूसरे लक्षण की पितृगति या वंशागति पर निर्भर नहीं करती है। अतः एक जोड़ी लक्षण या एलील्स स्वतंत्र इकाई के रूप में अपने गुण प्रदर्शित करते हैं, कोई लक्षण किसी पर आधारित नहीं होता है। इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन या युग्मकों के निर्माण के समय अलग अलग गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले जीन्स का वितरण स्वतंत्र रूप से होता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक लक्षणों या जीन्स की वंशागति एक साथ होती है तब युग्मकों एवं अगली पीढ़ी में इन लक्षणों अथवा जीन्स की वंशागति इनहेरिटेंस अथवा वितरण स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण या जीन की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति पर निर्भर नहीं होती है। उदाहरण, द्विप्रसंस्करण प्रयोग के अनुसार कैपिटल F1 पीढ़ी से RY कैपिटल RY WG से कुल 4 प्रकार के युग्मक कैपिटल RY कैपिटल RW कैपिटल WY कैपिटल WG बनते हैं। 4 प्रकार के युग्मक बनने का मुख्य कारण दोनों जीन्स का स्वतंत्र अव्यूहन होता है। मेंडलवाद से विचलन अपूर्ण प्रभाविता, डिविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मेंडल के द्वारा उपयोग किए गए 7 जोड़ी परिवार लक्षणों का अलग अलग परीक्षण किया गया तो पाया गया कि एक एलील या एलीलोमार्फ दूसरे एलील के ऊपर पूर्ण रूपेण प्रभावी कम्प्लीटली डोमिनेंट होता है। अतः कैपिटल F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधा दोनों जनकों में से किसी एक जनक के साथ समानता रखता है, लेकिन कुछ पौधों जैसे स्नैपड्रैगन या एंटीराइनियम मेजस एवं 4 ओक क्लॉक मिराबिलिस जलापा की 2 प्रजातियों के मध्य क्रॉस करने पर एक नए प्रकार का पौधा बनता है जिसमें जनकों के गुण उपस्थित होते हैं। उदाहरण, 4 ओक क्लॉक के लाल पुष्प युक्त पौधे कैपिटल RR एवं सफ़ेद पुष्प युक्त पौधे स्मॉल RR के मध्य क्रॉस करने पर गुलाबी रंग पिंक के पुष्प कैपिटल R स्मॉल r युक्त पौधे कैपिटल F1 पीढ़ी में प्राप्त होते हैं। कैपिटल F2 पीढ़ी में इनसे लाल, गुलाबी एवं सफ़ेद पुष्प युक्त पौधे 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार मध्यमान वंशागति इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस को ही अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में जीनोटाइपिक एवं फिनोटाइपिक अनुपात हमेशा एक समान 1:2:1 ही होता है। यहाँ पर ऐसी वंशागति लाल पुष्प के पूर्ण प्रभावी नहीं होने के कारण होती है। जीन प्रारूप एवं लक्षण प्रारूप। जीन प्रारूप जीनोटाइप एवं लक्षण प्रारूप
फिनोटाइप शब्द का उपयोग सर्वप्रथम जोहानसेन 1911 में किया था। जोहानसेन के अनुसार किसी जीव का आनुवंशिक संगठन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या उसमें उपस्थित जीनों का विवरण ही जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है, जबकि जीव के दिखाई देने वाले लक्षणों को फिनोटाइप के रूप में जाना जाता है। उदाहरण मटर के बीज। मटर के बीजों के दो फिनोटाइप हैं, एक बीज पीले बीज युक्त, दो हरे बीज युक्त। इनके मध्य संकरण कराने पर प्राप्त F2 पीढ़ी में फिनोटाइपिक अनुपात 3:1 होता है तथा जीनोटाइप 3 होते हैं, एक YY, 2 YG, 3 GG। एक संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस के पश्चात F2 पीढ़ी का जीनोटाइपिक अनुपात 1:2:1 होता है। Hey y'all, come look at this. लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप में अंतर। लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप एक प्रत्यक्ष रूप में यह जीवों के आकार, आकृति, रंग एवं स्वभाव आदि गुणों को व्यक्त करता है। जीन प्रारूप जीव के जीन संगठन को व्यक्त करता है जो वास्तव में उस जीव के विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करता है। लक्षण प्रारूप 2 समलक्षणी जो दिखने में समान होते हैं उनका जीन प्रारूपी संगठन समान व असमान दोनों हो सकता है। जीन प्रारूप 2 समान जीन प्रारूपियों वाले जीवों का एक ही प्रकार के पर्यावरणीय अवस्था में परिवर्तन करने पर उनका समलक्षणी रूप भी समान होता है। लक्षण प्रारूप 3 ऊपरी तौर से दिखने वाला रूप ही समलक्षणी का प्रतिनिधित्व करता है। जीन प्रारूप 3 किसी भी जीव के जीन प्रारूपी को स्थापित करने हेतु उसके पूर्वज के अध्ययन के आधार पर स्थापित किया जा सकता है।